दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, पहले क्वेश्चंस देख लेना, उसके बाद जाके चैप्टर पढ़ना। क्वेश्चन देखते हैं। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंसेस सनलाइट मोर देन 12 आवर्स। तो इसमें बेसिक हमको रिवोल्यूशन देखना है कैसे होता है। तो ये देखिए, ये हमारा सन है। ठीक है, ये ऑर्बिट है। अर्थ अपना ये है ब्लू प्लैनेट। ऐसे ऐसे ब्लू प्लैनेट अपना घूम रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, जब ब्लू प्लैनेट ऐसा घूम रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि ये सन है, एक मिनट, ये सन है और ये अर्थ है अपना। तो अर्थ का जो इक्वेटर है वो डायरेक्टली सन के सामने आ जाता है। एक ये सिचुएशन होती है। फिर एक सिचुएशन होती है, ये अगेन अर्थ है। अर्थ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये डायरेक्टली सन के सामने आ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से अर्थ है। अब अर्थ का इक्वेटर डायरेक्ट सन के सामने आ रहा है। अब यहाँ पे एक और अर्थ है और नीचे से जाके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट सन के सामने आ रहा है। ये 4 सिचुएशन बन रही है। इसको अगर मैं लीनियर बनाऊँ तो ये अपना अर्थ है। अब इसको ब्लू कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। तो ये अपना अर्थ है। और हमने देखा 4 सिचुएशन हुई है अपनी। कौन कौन सी? जब इक्वेटर पे है 0 डिग्री पे सन है डायरेक्ट, जब 23.5 डिग्री पे सन है डायरेक्ट, फिर से 0 डिग्री पे सन आया और उसके बाद फिर 23.5 डिग्री साउथ पे सन आया। या अर्थ उसके सामने, सन नहीं आया, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मगर अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ और सन का ये एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जब ये 0 डिग्री पे है, अपना डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन इज एट 0 डिग्री, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, ठीक है, ये इक्विनॉक्स 21 ऑफ मार्च को आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता है नदर्न हेमिस्फीयर में अप्रैल मई जून जुलाई सब गर्मी होगी, तो सन ऊपर की तरफ चढ़ता है। अब कहाँ तक जाएगा सन? सन सिर्फ 23.5 तक ही जाएगा। तो सन 23.5 के ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक बात है, इसको थोड़ा सन को मैं बड़ा बना देता हूँ। तो एक बड़ा गोला बनाते हैं। तो ये 23.5, ये 0, अनदर 23.5, ये 66.5 आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो सन जो है 23 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 23 में सन जाके रुक जाएगा। तो ये पोजीशन जब 23.5 के डायरेक्टली ऊपर है सन, तो इसको हम बोलेंगे समर सॉलिस्टिस। ये नदर्न हेमिस्फीयर का रेफरेंस में बोल रहे हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे आता है। अब मैक्सिमम पोजीशन पहुँच गया, अब वापस आना शुरू होगा। तो इसलिए आप देखोगे कि जून जुलाई के बाद थोड़ा ऑटम सीजन आता है, ठंड बढ़ने लग जाती है, क्योंकि सन नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा। नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा, फिर से इक्विनॉक्स आएगा, क्योंकि सन 0 पे है तो इक्विनॉक्स। तो ये 22 या 21 ऑफ सितंबर। फिर और नीचे जाएगा सन, यहाँ तक ही जाएगा मैक्स। तो इसको बोलेंगे हम विंटर सॉलिस्टिस, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के डायरेक्टली सामने होता है सन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस। ये कब आता है? ये आता है दिसंबर में, 22 ऑफ दिसंबर को। ठीक है, ये सारी पोजीशंस हैं आपके पास सन की। पहले पोजीशन मार्च, दिस इज जून, दिस इज सितंबर, दिस इज दिसंबर। ठीक बात है, इतनी बात समझे ये कैसे कहानी चल रही है सन की। अब इसके एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि डे एंड नाइट में क्या हो रहा है। अब खुद बहुत ही इंट्यूटिवली समझना है ज्योग्राफी को। अगर इंट्यूशन में है ज्योग्राफी तब आसान हो जाएगा, नहीं तो रट नहीं पाओगे इसको। अब खुद ही समझो कि अगर हम बात कर रहे हैं 21 ऑफ जून, जैसे वहाँ लिखा हुआ था, इसका मतलब सन की पोजीशन है यहाँ पे, क्वेश्चन में यहाँ पे सन है 23.5। तो सनलाइट इधर होगी ज़्यादा, यहाँ होगी ज़्यादा, ऐसा ही होगा ना। यहाँ ज़्यादा सनलाइट होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी सनलाइट। इधर पे इक्वेटर के नीचे कम होगी उस समय सनलाइट, जब सन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लेट जस्ट सपोज मैं बोल रहा हूँ समर सॉलिस्टिस आ गया, दैट इज 21 ऑफ जून आया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ लैटिट्यूड, इक्वेटर का लैटिट्यूड मान रहा हूँ मैं 0 डिग्री, फिर इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ में 10 डिग्री, फिर नॉर्थ में 20 डिग्री, नॉर्थ में 30 डिग्री, एंड सो ऑन ऑन 90 डिग्री तक मैं जा रहा हूँ। तो जब 21 ऑफ जून 0 पे है, मतलब 21 ऑफ जून जब हो रहा है तो 0 डिग्री इक्वेटर पे डे एंड नाइट का वेरिएशन कितना होगा? डे 12 आवर्स, नाइट 12 आवर्स, ऐसे होता है। 10 पे क्या होगा खुद समझो। जब यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है और यहाँ 12 घंटे हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो डे होगा लंबा होगा ना, कि सन तो इनके पास ज़्यादा है इस लैटिट्यूड के पास, तो यहाँ 12 से ज़्यादा होगा, 12.5 या 12.30, 12.5 घंटे सन रहेगा, डे रहेगा।
इसके बाद नीचे 13 घंटे 14 घंटे ऐसे ऐसे जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि व्हेन आपका सन यहाँ पे पोजीशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये वाला पूरा पोर्शन 12 आवर्स प्लस होगा, ये पूरा पोर्शन। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे प्लेस्ड है, तो ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला यहाँ से यहाँ 12 है, ये वाला पूरा पोर्शन आपका ज़्यादा डे में रहेगा। ये बात समझना है, ठीक है। अब इसको ज़रा एक उसमें देखते हैं, तमिलनाडु के एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक है। देखो टॉपिक रिपीट होंगे, क्वेश्चन नहीं। तो ये देखो यहाँ पे अब समझ में आएगा। समर सॉल्स्टिस 21 तारीख की बात हो रही है, जून। 0 डिग्री 12 घंटे, 10 डिग्री, तो ये भाई अर्थ, यहाँ पे सन है, तो यहाँ से जो समय है डे लाइट ज़्यादा होगी, यहाँ तक पूरा ऊपर तक डे लाइट ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा 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 जाती आ रही है। देखो 70 डिग्री, जैसे आर्कटिक सर्कल पास हुआ तो 24 आवर्स सनलाइट रहेगा 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब इसमें एक और पिक्यूलियर चीज़ दिखाता हूँ। विंटर सॉल्स्टिस आया नदर्न हेमिस्फीयर में, क्या होगा जब कैप्रिकॉर्न पे होगा सन। तो देखो यहाँ पे 12 है, 12 घंटे इक्वेटर पे, मगर इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ में, देखो समय कम हो रहा है, मतलब डे लाइट कम हो रही है, देख पा रहे हो। इक्विनॉक्स पे सब जगह 12 घंटे जब सन 0 डिग्री पे है। अब इसमें ध्यान से देखना है, चाहे 0 डिग्री पे हर समय 12 आवर्स ही डे एंड नाइट होगा, चाहे विंटर सॉल्स्टिस हो, समर सॉल्स्टिस हो या इक्विनॉक्स हो। तो ये ध्यान रखना, इक्वेटर पे ऑलवेज। तो ये एक नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन यहाँ से आएगी, तमिलनाडु एनसीईआरटी, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन करते हुए लगा नहीं होगा कि इतना कुछ है इसमें, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑन 21st of June एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंसेस सनलाइट मोर देन 12। 21st of June यहाँ, तो यहाँ से यहाँ 0 डिग्री से ऊपर तक सब जगह 12 आवर्स प्लस होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है अगर सन, तो 0 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे तक सदर्न हेमिस्फीयर में 12 आवर्स प्लस होगा, यहाँ 12 आवर माइनस होगा डे लाइट। अब क्या है, सनलाइट या डे लाइट। इक्वेटर पे होगा मोर देन 12 पूछा है, 12 आवर्स तो होगा, मान लिया। कैंसर पे होगा, बिल्कुल सही बात है, मान लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं होगा, 3 हटा दो। आर्कटिक सर्कल बिल्कुल होगा। इक्वेटर पे हमने देखा 12 है, मोर देन 12 है, नहीं है, तो ये हट गया। ये कैंसर करेक्ट है, आर्कटिक सर्कल करेक्ट है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे सब कुछ 12 आवर्स प्लस हो रहा है, तो 2 and 4 आंसर होना चाहिए, डी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूट्यूब पे समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ज्योग्राफी, ये क्लास में ही अच्छा हो पाता है। तो कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, जितनी भी फ्री वीडियोस मिल रही हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार। देखो जी, स्टार्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, हीलियम बनता है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे इसको। हीलियम बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, इसी वजह से हमें स्टार में इतनी एनर्जी दिखती है और फिर उस एनर्जी से लाइट दिखता है। तो ये हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है कि जायंट स्टार में ग्रेटर रेट है, विच इज ट्रू, तो अगर ग्रेटर रेट पे फ्यूल को फ्यूजन कर रहा है अगर जायंट स्टार, देन इट्स लाइफ विल बी शॉर्टर। तो दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। जायंट स्टार है, ग्रेटर रेट पे ही एग्जॉस्ट करता है वो फ्यूल को, तो ये करेक्ट है, और इसकी लाइफ कम होती है। तो आंसर इसका होना चाहिए टी, ठीक है। अब पूरा टॉपिक है, साइड में टॉपिक भी लिखा हुआ है, स्टेजेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन एंड एंड, ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है पूरा। ये जो आपका सेकंड चैप्टर है, इसमें तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और नॉर्मल वाली अपनी एनसीईआरटी भी पढ़नी है। ये इतना लिखा हुआ, बट इससे हमको ज़्यादा बताना है, तो अभी हम इसको समझेंगे। तो देखो जी, स्टार को समझने से पहले हमें गैलेक्सी का फॉर्मेशन समझना होगा, तब हम स्टार समझेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल कहानी है, बिग बैंग हुआ जी, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग जब हुआ तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मास रिलीज हुआ यूनिवर्स में, यही बात हुई। ये जब रिलीज हुआ, मास एंड एनर्जी, ये दो चीज़ें, तो इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, कहीं ज़्यादा था कहीं कम था, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये अपना यूनिवर्स है, यहाँ एनर्जी और मास यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा है, यहाँ थोड़ा दूर इकट्ठा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ दूर। तो यहाँ देखोगे तो इस पैकेट में डेंसिटी ज़्यादा है, इस पैकेट में डेंसिटी कम है, ज़्यादा है डेंसिटी, कम है डेंसिटी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो क्या करना है। अब लेट जस्ट सपोज करो कि टाइम और स्पेस का ये कॉन्टिन्यूम है, एक चादर की तरह,
मैंने ऐसे ग्रिड लाइन बना दी, ठीक है। अब खुद सोचो, इसमें वीडियो अटैच करूँगा, वीडियो ज़रूर देखना नीचे। अब इसमें मैंने यहाँ पे कोई हैवी मेटल रख दिया, चादर आपने खींचा हुआ है, इमेजिन करो। अब बीच में कुछ आपने हैवी रख दिया तो चादर ऐसे हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, नीचे की तरफ घुस जाएगा वो हैवी मेटल, और अगर कुछ आप रोटेट करोगे तो उसी की तरफ ऐसे रोटेशन जाएगा। ये अगर समझ पा रहे हो, गड्ढा कर देगा वो चादर के अंदर अगर आप कुछ हैवी रख दोगे। तो इसी से अब अगर यहाँ पे हम आ जाएं इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है तो चादर में गड्ढा हो गया है, गड्ढा हो गया है तो अब ये चीज़ों को अपनी तरफ पुल करेगा। चादर इमेजिन करो, देखो इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ग्रेविटेशनल डिफरेंस आया है या ग्रेविटेशनल पुल आया है। ऐसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अपनी गैलेक्सी बनी है। तो देखो मास एंड एनर्जी की वजह से डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी डिफरेंस आया, ग्रेविटी डिफरेंस आया, इसकी वजह से पुल हुआ चीज़ों का इस ग्रेटर मास की तरफ। तो अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स, ठीक है, इसमें एक स्टार है सन जैसा, बहुत ही ज़्यादा इसकी डेंसिटी है, तो अपने आसपास का जो भी स्पेस एंड टाइम है उसको रैप कर देगा। तो जो भी प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द घूमेंगे तो एक ये सोलर सिस्टम बन गया। ऐसे ही एक और स्टार है, इसने रैप किया, ये बना। अब ऐसे ही क्या हो रहा है कि हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में जो भी स्टार्स हैं, ये सारे स्टार्स मिलके एक कंटिन्यूम बनाते हैं जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर गैलेक्सी, कोई और गैलेक्सी यहाँ पे आसपास की गैलेक्सी। तो ये वाला जहाँ पे हमारे स्टार डेंसिटी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, या फिर यहाँ पे ब्लैक होल है, तो ये ब्लैक होल, ये सारे स्टार मिलके इस सिस्टम मिल्की वे का, मिल्की वे को एक गैलेक्सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी एक सेट डेंसिटी है, लेट्स जस्ट सपोज 20, ये इसकी डेंसिटी, इसको सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट थोड़ी दूर जाएंगे हम, हमें देखेंगे एक और गैलेक्सी, सेम कहानी वहाँ हो रही है। तो धीरे धीरे डेंसिटी के हिसाब से गैलेक्सीज इकट्ठा बन रही है। कुछ गैलेक्सी छोटी हो सकती हैं, कुछ गैलेक्सी बहुत बड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। अब इसको हम थोड़ा रीड करते हैं इस एक लाइन को। देखो जी क्या हो रहा है कहानी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी वॉज नॉट even in the early universe, correct? These initial densities difference gave rise to differences in gravitational force and it caused matter to get drawn together. These form basis for development of galaxies. समझे बात? गैलेक्सी कैसे है? डेंसिटी का डिफरेंस हुआ बिकॉज मास एंड एनर्जी नॉट यूनिफॉर्म थी। जैसे डेंसिटी का आपका डिफरेंस आया, इससे ग्रेविटी आई तो रैप करना शुरू हो गई और गैलेक्सीज अलग अलग बननी शुरू हो गई। तो यूनिवर्स में मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, मल्टीपल गैलेक्सीज में अलग अनदर सिस्टम है, हर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम है क्योंकि सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, तो वो हमारे लिए सेंटर है सन, हमारे लिए अर्थ के लिए। अदर स्टार सिस्टम होंगे तो उनके अदर नेम होंगे, ठीक बात है। अब इसमें स्टार, अब गैलेक्सीज तो पहुंच गया। तो अब गैलेक्सीज में क्या हो रहा है कि बहुत सारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो भी हाइड्रोजन है ये आसपास एक्यूमुलेट हो रहा है विथ डस्ट पार्टिकल्स। तो ऐसे एक ऐसा क्लाउड बन जाता है जिसमें डस्ट पार्टिकल है एंड मैटर है, हाइड्रोजन है। ऐसा है बहुत समय तक ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे, कट 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 कट, मगर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ, एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ, एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ, एक्यूमुलेट ऐसे ऐसे होते रहेंगे। सेंटर में भी बहुत सारा एक्यूमुलेशन होगा। जिस भी पॉइंट पे बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ पे फिर से वही कहानी, एक्यूमुलेशन, डेंसिटी ज़्यादा तो ग्रेविटी ज़्यादा। अब इसको घुमाने लग जाएगा और अब सारे हाइड्रोजन सेंटर की तरफ आएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और स्टार में फ्यूजन होगा। और अब जैसे ही फ्यूजन हुआ, स्टार में नहीं मतलब फ्यूजन होगा, और जैसे ही फ्यूजन हुआ एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हुई तो ये एक स्टार बनेगा। तो ध्यान रखना कि ये क्लाउड से ही स्टार शुरू होता है। एक क्लाउड होता है हाइड्रोजन प्लस डस्ट पार्टिकल का, इसको बोलते हैं नेब्यूलर क्लाउड। ये नेबुलर क्लाउड धीरे धीरे फ्यूजन करवाता है, इस क्लाउड में धीरे धीरे फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन से जो है एनर्जी रिलीज होती है, एक कोर बनता है और फिर उससे स्टार का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्लम्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इज नोन एज नेबुला
इस नेबुला में फ्यूजन होगा तो आपका कोर बनेगा एंड देन स्टार बन जाएगा। ठीक है, अब स्टार में दो चीज़ें होती हैं, एक जो इसका कोर है ये सबको अंदर की तरफ खींचता है, ग्रेविटी। ठीक है, और जो यहाँ फ्यूजन रिएक्शन है वो एनर्जी को आउटवर्ड रखता है, तो इसलिए स्टार कोलैप्स नहीं होता है, लगातार फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था और लगातार एनर्जी बाहर जा रही होती है। तो ये होता है स्टार का सिस्टम। जिस दिन ये एनर्जी खत्म हो गई, ग्रेविटी स्टार को पूरा पुल कर लेता है और स्टार कोलैप्स हो जाता है। ये एंड साइकिल ऑफ अ स्टार है, जैसे क्वेश्चन आएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे एंड साइकिल क्या है। तो आ जाओ, अब देखो बहुत सिंपल सी कहानी, नेबुला स्टार बना। ठीक है, स्टार बना तो स्टार का जब एंड होता है तो उसको बोलते हैं रेड जायंट। इतना है, बस इतना पढ़ो। अभी स्टार का एंड का देखते हैं क्या है। तो रेड जायंट स्टार। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो क्या लिखा हुआ है। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in a form of very large cloud known as nebula. Eventually, growing nebula develops localized clumps of gases. These clumps continue to grow into even denser gaseous body, giving rise to formation of stars. तो ये है नेबुला, डस्ट, क्लाउड डस्ट। इसी डस्ट मतलब क्लाउड डस्ट एंड हाइड्रोजन के डस्ट में, क्लाउड में एक्यूमुलेशन ऑफ आपका गैसेस होगा। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ गैस का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा, हाइड्रोजन मिलेंगे, फ्यूजन रिएक्शन होगा, कोर बनेगा और स्टार का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है। जायंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ। नहीं जी, जायंट स्टार न्यूक्लियर फ्यूल ज़्यादा एग्जॉस्ट करता है, तो ये गड़बड़ हो गया और ये सही हो गया। चलिए, अब क्या है, अच्छा ये आ गया। अब एंड साइकिल देखना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन होगा। चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं फिर से। तो मैंने देखा ये है नेबुला, ये है स्टार, और स्टार का आखिरी साइकिल है रेड जायंट। ठीक है, नेबुला, स्टार, रेड जायंट। अब देखो ये जो स्टार है ये अगर सन का 1.44 mm से ग्रेटर हुआ तो इसका अंत अलग तरीके से होगा। अगर 1.44 mm से कम हुआ इसका मास तो इसका अंत अलग तरीके से होगा। तो ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। तो लेट जस्ट सपोज ये जो रेड जायंट है ये चंद्रशेखर लिमिट से कम है, दैट इज 1.44 इंटू सन मास से कम है। तो ये जो आपका रेड जायंट है ये कोलैप्स हो जाएगा, बिल्कुल ये स्टार है ये पूरा ही कोलैप्स हो जाएगा। ग्रेविटी कोर जो है, ग्रेविटी उसकी पूरी अंदर खींच लेगी और स्टार में कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही फ्यूल ख़त्म हुआ स्टार होगा कोलैप्स, सिर्फ और सिर्फ उसका कोर बचेगा और उसी को बोलते हैं वाइट डॉर्फ या फिर फॉसल स्टार। ठीक है, जब ये कोर, ये भी जब जलना ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत तो फ्यूल होगा ही, तो उसमें रिमेनिंग जो भी एनर्जी होगी उससे फ्यूजन होगा और थोड़ी बहुत जो भी एनर्जी रिलीज़ होगी वो रिलीज़ होती रहेगी वाइट डॉर्फ में। फिर इसके बाद बनेगा ब्लैक डॉर्फ। तो सिर्फ नॉर्मल कोर, हैवी मेटल का कोर बचा रहेगा। वीडियो देखना, ठीक है, नीचे अटैच करूँगा तब ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ब्लैक डॉर्फ बचेगा जब इसका हैवी मेटल बचा रहेगा, फ्यूजन रिएक्शन बिल्कुल बंद। तो रेड जायंट जो 1.4 m से कम है उसमें ये बड़ा सा स्टार है, फ्यूल इसका ख़त्म हो गया है तो पूरा स्टार अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाएगा। ये जो कोलैप्स स्टार है इसका सिर्फ कोर बचेगा, इसी को वाइट डॉर्फ बोलते हैं। जब वाइट डॉर्फ की भी एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन खत्म हो जाएगा उसको ब्लैक डॉर्फ। अब ये रेड जायंट है, अब ये 1.44 mm से ज़्यादा है ऑफ सन, तो क्या होगा, ये पूरा स्टार अगेन कोलैप्स अभी भी होगा, कोलैप्स होगा भाई। अब जब कोलैप्स होगा तो धमाके से कोलैप्स होगा कि बहुत सारा, बहुत ज़्यादा मैटर एक साथ जब घुसता है एक साथ तो ब्लास्ट होगा। तो यहाँ पे ब्लास्ट होगा, इसी ब्लास्ट को बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा का मतलब होता है एक्सप्लोडिंग स्टार। अब ये सुपरनोवा जब होगा तो ब्लास्ट होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिक्स होंगे और सिर्फ न्यूट्रॉन बनाएंगे और उसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। सुपरनोवा के बाद कोलैप्स हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत स्पीड से आया और न्यूट्रॉन बना, न्यूट्रॉन स्टार। तो जो न्यूट्रॉन होता था स्टार होता है वो एक्सट्रीमली डेंस होता है, ये भी वाइट होता है, एक्सट्रीमली डेंस, सिर्फ न्यूट्रॉन। इमेजिन करो एक स्टार 20 km के रेडियस में बना हुआ है, कितना डेंस होगा। कभी कभी इस न्यूट्रॉन स्टार से ऐसे पल्सेस निकलते हैं बाहर, क्योंकि स्टार रोटेट हो रहा होता है
तो उससे ऐसे पल्सेस निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो पल्सेस निकलते हैं न्यूट्रॉन स्टार से, इसको बोलते हैं पल्सर्स, ठीक है। इतनी कहानी होगी। अब देखो, अब अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी ऐसे स्टार में हुआ जिसका मास 3m है ऑफ सन, तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनाएगा, ब्लैक होल बना देगा, ब्लैक होल। तो वही इमेजिन करो, आपने चादर पकड़ी हुई है और यहाँ पे स्टार कोलैप्स हो गया, तो अब ये चादर में होल ही कर देगा, इसको बोलते हैं ब्लैक होल। स्पेस टाइम कंटिन्यूम में होल कर देना ब्लैक होल होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मास एक साथ अगर कोलैप्स हुआ तो स्पेस टाइम में होल होगा, ब्लैक होल बोलते हैं उसको। वहाँ से लाइट भी नहीं पास हो सकती। अब इसको हम देखते हैं, देखो जरा, एंड ऑफ स्टार, एवरेज स्टार 1.44 सन, वाइट डॉर्फ, खत्म हुआ, कोर बचा, ब्लैक डॉर्फ। यहाँ मैसिव स्टार, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, न्यूट्रॉन स्टार बना, उसके बाद पल्सर भी बन सकता है, न्यूट्रॉन स्टार पल्सर बन सकता है, ऐसा हो सकता है, मगर नॉट एवरी न्यूट्रॉन स्टार बिकम्स पल्सर स्टार, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 3x ऑफ सन होगा, ब्लैक होल बनेगा। बहुत ध्यान से इसको देखना, इसको खुद से बनाने की कोशिश। नेबुला, स्टार, लास्ट स्टेज, रेड जाइंट, चंद्रशेखर लिमिट से अगर कम होगा, वाइट डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ, चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा, सुपरनोवा, सुपरनोवा में न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार पल्सर स्टार बन सकता है, डायरेक्ट भी बन सकता है। और जो आपका ये है, अगर सुपरनोवा 3x वाले स्टार में हुआ तो ब्लैक होल बनेगा। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ दिया है। ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेस, ठीक है, सेफिट्स, सेफिट्स तो कभी सुना नहीं होगा। जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इन अ स्पेस, ये तो नेबुला है, तो ये तो गलत हो गया। स्टार विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, ये भी गलत होगा, नेबुला ही है, ये गया ये गया। ए और डी में से मारना है तो आप ए मार दोगे, यही करोगे, इसमें डी नहीं मारना। पल्सर्स क्या है, न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल, हाँ सही बात है, पल्सर्स इज न्यूट्रॉन स्टार व्हेन दे रन आउट ऑफ फ्यूल, तभी बोला कि न्यूट्रॉन स्टार से पल्सर ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसमें सेफिट्स में क्या है, एक बात ध्यान रखना, इन लोगों ने दिया नहीं, अगेन विकीपीडिया करके निकाला है, विकीपीडिया से ही रिसर्च करना है। इट चेंजेस इज ब्राइटनेस, जो भी सेफिट्स होते हैं उसमें जो ब्राइटनेस है, लेट जस्ट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ गए, डिम, तो जो डिम है ये 1 से 100 डेज तक वेल बैलेंस डिम रहता है, ठीक है। ब्राइटन है तो 1 से 100 डेज तक कहाँ ब्राइट रहेगा, तो स्टेबल रहता है वाला स्टार। तो ध्यान रखना, डिमनिंग एंड ब्राइटनिंग इज स्टेबल इन सच स्टार्स, ये नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लिखा भी है वेल डिफाइंड स्टेबल पीरियड, तो ध्यान रखना ही, बाकी तो वही है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, नदर्न हेमिस्फीयर है, लॉन्गेस्ट डे होगा, लॉन्गेस्ट डे है ना, तो लॉन्गेस्ट डे कब होगा, जब डे लाइट मैक्स होगी, है ना, यही तो होगा लॉन्गेस्ट डे। तो डे लाइट मैक्स कब होती है, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब रहता है, सेकेंड हाफ ऑफ द जून। चलिए जी नेक्स्ट, अब क्या पूछा है, ऑन 21 ऑफ जून, फिर से देखो रिपीट, देख रहे हो, 2019, 2022 सेम ही टॉपिक रिपीट हुआ, 2025, 24-25 कब था ये, 2024। तो अब अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे, इतना रिपीट हुआ है, तो फिर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, टॉपिक पढ़ने का है। अब क्या है, 21 ऑफ जून, तुमको बस 21 ऑफ जून से इतना पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड है सर, डायरेक्ट। अब देखते हैं टॉपिक ऑफ 21, डज नॉट सेट बिलो होराइजन आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो होराइजन इन आर्कटिक सर्कल, ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, आर्कटिक सर्कल में 24 आवर्स का दिन रहेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो समर सॉलिस्टिस 24 आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स, तो ये तो हो सकता है, आर्कटिक सर्कल ऊपर है तो 24, तो ये तो ठीक लग रहा है मुझे। डज नॉट सेट बिलो होराइजन, होराइजन होता है जब सन सेट और सनराइज होता है तो एक लाइन आती है, उसको बोलते हैं होराइजन, तो ये तो हो सकता है। डज नॉट सेट बिलो होराइजन ऑन अंटार्कटिक, अंटार्कटिक तो नहीं होगा, ये कैप्रिकॉर्न में जब सन होगा तब, तो ये विंटर सॉलिस्टिस। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून ऑन इक्वेटर, वर्टिकली ओवरहेड इक्वेटर पे, ये इक्विनॉक्स पे होगा। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट कैप्रिकॉर्न, टॉपिक नहीं, ये तो विंटर सॉलिस्टिस, दैट इज 22 ऑफ दिसंबर, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। चलिए जी आगे देखते हैं, ये क्या पूछा है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन, तो सीजन क्यों चेंज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कहानी है ये, तो बहुत ही शांति से इसको सुनना है। ये इमेजिन करो, ये अपना सन है, ठीक है, ये टिल्ट ऑफ द अर्थ है,
अब ये टिल्ट ऑफ द अर्थ है, ये सन है, तो आपका ध्यान से देखोगे तो नदर्न हेमिस्फीयर सब में सन है, नदर्न हेमिस्फीयर में इतना सन चल रहा है, देख रहे हो, सदर्न हेमिस्फीयर में कम सन है, देख पा रहे हो, नदर्न में ज़्यादा सन है और सदर्न में कम सन है। तो यहाँ पे जो है इंसोलेशन ज़्यादा होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो क्लाइमेट डिफरेंट होगा देन दिस। इसी क्लाइमेट डिफरेंस की वजह से सीजन्स आते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि टिल्ट ऑफ द अर्थ की वजह से इंसोलेशन का वेरिएशन होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में, इससे सीजनल चेंजेस आएंगे। अब लेट जस्ट इमेजिन करो कि ये अपना प्यारा अर्थ है और इसमें कोई टिल्ट नहीं है, सीधा एक लाइन है, ये सन है, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में सिमिलर आपके इंसोलेशन होगा, सिमिलर इंसोलेशन होगा तो आपका टेम्परेचर एंड इंसोलेशन सेम ही रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर सब सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, तो सीजन नो सीजन होगा अगर सन जो अर्थ है उसका टिल्ट नहीं होता। तो टिल्ट है इस वजह से सीजन है, टिल्ट प्लस योर रिवॉल्यूशन। क्यों ऐसा? क्योंकि रिवॉल्यूशन की वजह से सन की पोजीशन भी चेंज होती है। तो टिल्ट एंड रिवॉल्यूशन ये दो कारण हैं जिसकी वजह से सीजन होते हैं, नहीं तो सीजन नहीं होते। ये पूरा टॉपिक है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का डिफरेंस, ठीक है। इसको पॉज करना, ध्यान से इसको रीड करने का। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन ड्यू टू अर्थ रोटेशन, इससे डे एंड नाइट होता है। अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, नहीं, इससे इंसोलेशन पता लगेगा, जिस लैटिट्यूड में होगा उसमें इंसोलेशन, क्योंकि हमने देखा 0 डिग्री पे हर समय 12 घंटे होगा, फिर 10 डिग्री पे समर सॉलिस्टिस उस आसपास ज़्यादा होगा, मगर जब विंटर चलेगी तो कम होगा। तो ये इंसोलेशन ड्राइव करता है लैटिट्यूडनल पोजीशन। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेस, हाँ रिवोल्यूशन प्लस टिल्टेड अर्थ ये देगा आपको वेरिएशन। लिखा भी हुआ यहाँ पे, द सीजन्स आर कॉज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन ऑन द एंड द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। तो ध्यान रखना है बात। फिर से इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो टिल्ट है ये परपेंडिकुलर लाइन से, तो ध्यान रखना ये कि 23.5 डिग्री पे अर्थ टिल्ट है, अर्थ को होना चाहिए सीधा, मगर ऐसे घूम के है, तो ये 23.5 डिग्री की लाइन बना रहा है परपेंडिकुलर से, और ये जो पैरेलल है इससे लाइन बना रहा है आपका 66.5। तो इस 66.5 को बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, 23.5 को बोलते हैं टिल्ट ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर ज़रूर पढ़ना, सेकंड वाला चैप्टर, तब जाके ये काम होगा।